नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ये वापस सीरीज़ एक शुरू हुई है टॉप 1000 जीके क्वेश्चन। इसमें सारे क्वेश्चन मिक्स रहेंगे जिसमें आपके जीके, साइंस और विविध ये सारे नोट्स एक साथ इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, आपका पहला सवाल है प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है। आपके ऑप्शन है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, गैलीलियो, इरेटोस्थनीज या कॉपरनिक्स। प्राचीन भूगोल का जनक, यदि आपने इरेटोस्थनीज सुना है तो वो आपका सही आंसर है। ठीक है, जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है उसको आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। और गैलीलियो जो है, सॉरी, ये कॉपरनिक्स, जिस प्रकार ग्रहों के गति के नियम केपलर ने दिए उसी प्रकार कॉपरनिक्स ने जो है आपके, यदि पूछ ले सूर्य केंद्रित सिद्धांत, सूर्य केंद्रित सिद्धांत, ये सिद्धांत जो है कॉपरनिक्स द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका अगला सवाल है सौर मंडल की सबसे नज़दीकी आकाशगंगा का नाम क्या है। सौर मंडल की सबसे नज़दीकी आकाशगंगा का नाम, ओरियन नेबुला, लाइमन अल्फा ब्लॉब्स, साइरस या एंड्रोमेडा। तो इसमें आप देखिए, अगर आपने इसका आंसर एंड्रोमेडा टिक किया है तो आपका आंसर एकदम सही है। ओरियन नेबुला ये हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला भाग, ठीक है, और सबसे बड़ी, ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ी आकाशगंगा है उसका नाम है लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। और आपका जो ये साइरस है ये हो गया सबसे चमकीला तारा। अगर पूछ ले सबसे चमकीला तारा ब्रह्मांड का कौन सा है अपना, तो वो कौन सा हो गया, साइरस। ठीक है, ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। मंगल, गैनीमेड, बृहस्पति या बुध। इसका उत्तर हो जाएगा आपके बुध ग्रह। मंगल जो है इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्रह के नाम से, लाल ग्रह। ठीक है, गैनीमेड जो है ये क्या है, आपका सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। गैनीमेड जो है ये है आपका सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का बड़ा ग्रह। ठीक है, और बड़ा उपग्रह है, सॉरी, बड़ा उपग्रह। ठीक है, जो किसका है, जो कि बृहस्पति का है। और उसके बाद में आती है आपके नंबर बृहस्पति। बृहस्पति जो है ये है आपके सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। और इसका जो आपका उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, बुध ग्रह। कि भाई सौर ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया, बुध। अपने अक्ष पर सबसे धीमा घूर्णन करने वाला ग्रह, बृहस्पति, अरुण, बुध या शुक्र। तो यदि आपने इसका उत्तर शुक्र टिक किया है तो आपका उत्तर सही है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति जो ग्रह है ये सौरमंडल का एक तो सबसे बड़ा ग्रह हो गया। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम हो गया गैनीमेड, गैनीमेड। ठीक है, उसके बाद में ये अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन करता है, तेज घूर्णन। ये कौन करता है, ये आपका करता है बृहस्पति। ठीक है, और अपना जो ये आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, शुक्र। बुध आपको पता है अपने सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, उसके बाद बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, और अरुण जो है ये सबसे बाहरी यानी वरुण से जस्ट पहले, और आकार के अनुसार ये कौन सा, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला सवाल है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, बृहस्पति, फोबोस, गैनीमेड या बुध। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा आपके, गैनीमेड। गैनीमेड जो उपग्रह है वो आपका सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा। बृहस्पति सबसे बड़ा उपग्रह है, उपग्रह नहीं, ये क्या है, सबसे बड़ा ग्रह। फोबोस जो है ये ब्रह्मांड का या सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये हमारे सौर मंडल का छोटा उपग्रह जो कि किसका है, मंगल का है। ठीक है, आपका ये उत्तर हो गया गैनीमेड। और बुध आपको पता है सबसे छोटा ग्रह हो गया। उसके बाद भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सीडीएस या राष्ट्रपति। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके राष्ट्रपति। ठीक है, अब थोड़ा एक एक को समझते हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जो है
ये क्या होता है? सत्ता का वास्तविक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। छोटा चैनल है, इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री हो गया वास्तविक प्रमुख। अच्छा, राज्यपाल जो है, राज्यपाल, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। राज्यपाल की उम्र कितनी होनी चाहिए? वही जितनी राष्ट्रपति की, यानी 35 वर्ष न्यूनतम। उसके बाद में इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति में देखें हम तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और यदि आपसे पूछ ले कि राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई, चीफ जस्टिस। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सीडीएस की। अब किसकी बात करते हैं? सीडीएस की। सीडीएस जो होता है आपकी, सीडीएस, ये तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। जैसे नौसेना, वायुसेना और थल सेना, इन सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं एक एक एक। इन अध्यक्षों के ऊपर कौन होता है आपके? ये होता है आपका सीडीएस, सीडीएस। और इस सीडीएस के ऊपर कौन होता है आपका? राष्ट्रपति। अब मेरे ख्याल से आप इसको थोड़ा सा समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं। तो अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। अगला सवाल, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? ठीक है, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, बलांगू या कन्याकुमारी। तो इसमें देखिए अपना जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? कन्याकुमारी। ठीक है, अब थोड़ा सा एक एक की बात कर लेते हैं। इंदिरा कॉल जो है ये भारत का उत्तरतम बिंदु है। भारत का क्या है? उत्तरतम बिंदु। इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का दक्षिणतम है। ये भारत का क्या है? दक्षिणतम। बलांगू जो है ये भारत का पूर्वोत्तम बिंदु है। भारत का पूर्वोत्तम बिंदु। ठीक है, और कन्याकुमारी जहाँ भारत की स्थल की सीमा समाप्त होती है, उस सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा हो जाएगा? आपके कन्याकुमारी। तो अपना उत्तर हो गया कन्याकुमारी। अगला सवाल, परमाणु की खोज किसने की? जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, सीवी रमन या निम्न में से कोई नहीं। तो अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? जॉन डाल्टन। यदि आप रदरफोर्ड का नाम सजेस्ट कर रहे हो तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? परमाणु संरचना की खोज। किसकी? परमाणु संरचना। इसके बारे में किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। ठीक है, और सीवी रमन को आप जानते ही हो। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिसको नोबेल प्राइज मिला वो कौन थे? सीवी रमन। कब मिला था? 1930 में। और क्यों मिला था? रमन प्रभाव के लिए। क्यों मिला था? रमन प्रभाव के लिए। मैं फिर कहता हूँ, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो नीचे एक लाल कलर का बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, उसको दबा लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। फिर है, अल्टीमीटर का प्रयोग किस में होता है? वायुदाब मापने में, विद्युत धारा को मापने में, घनत्व मापने में या हवा की पावर मापने में। आपका एक और ऑप्शन होगा और वो होगा निम्न में से कोई नहीं। निम्न में से कोई नहीं। कोई नहीं। ठीक है, तो यदि आपने इसको विद्युत धारा का मान लिया है तो ये उत्तर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अपना उत्तर कौन सा होगा? निम्न में से कोई नहीं। अल्टीमीटर का जो प्रयोग है वो प्रयोग किस में किया जाता है? वायुयान की, वायु, अल्टीमीटर का प्रयोग वायुयान, वायुयान की ऊंचाई मापने हेतु, वायुयान की ऊंचाई मापने हेतु, ऊंचाई हेतु। ये एक सवाल थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर विद्युत धारा, हवा, वायुदाब मापने में आपको पता है किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का, और घनत्व मापने के लिए ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, और हवा की पावर मापने के लिए ये आप दोनों मुझे बता देना। अगला है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए,
वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए, द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए, या विद्युत धारा की दिशा मापने के लिए। ठीक है, तो इसका अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा आपके? पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए। सॉरी, आपका इसका उत्तर हो जाएगा वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले सवाल की। दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? दक्षिण की गंगा। यदि आपने गोदावरी सेलेक्ट किया है तो आपका उत्तर एकदम सही होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गोदावरी को दक्षिण की गंगा क्यों कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी वो कौन सी है आपकी? गोदावरी। इस कारण जो है इसको दक्षिण भारत, दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसको थोड़ा सा वापस क्लियर करो। गोदावरी नदी जो है इसको दक्षिणी गंगा कहते हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, वापस चलता है इतना तो। इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी गंगा। और जो कावेरी नदी है इसको कहते हैं दक्षिण की गंगा। इसको कहते हैं दक्षिण की गंगा। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। पूरे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और गोदावरी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी गंगा, या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और दक्षिण की गंगा आ जाए, ये की पॉइंट याद रखना, तब आपका उत्तर कौन सा होगा? कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये आप कमेंट बॉक्स में पिन जरूर करना। हर एक नदी का उद्गम स्रोत आप यदि पिन कर दोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पश्चिमी तट नहीं है? यदि हम भारत के मैप को देखें तो इनमें से कौन सा तट इस हिस्से में नहीं आता है, आपको ये बताना है। ठीक है, ये भारत का जैसे पश्चिमी है और ये पूर्वी भाग है। ठीक है, कोंकण तट, मालाबार तट, मुंबई तट, या कोरोमंडल तट। यदि आपने कोरोमंडल उत्तर टिक किया है तो आपका बिल्कुल सही है। कोरोमंडल तट जो है ये एक पूर्वी तट है, जो कि इस साइड में आपके इस साइड में आपके कोरोमंडल तट आ जाता है। कोंकण तट जो है ये गुजरात में, कहाँ है? गुजरात में। मुंबई तट ये क्या है? आपके भारत का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह। और मालाबार तट कहाँ हो गया? यहाँ पर। ये हो गया आपका मालाबार तट। और मालाबार तट क्यों फेमस है? ये प्रसिद्ध है अपने मसालों के निर्यात हेतु। किसके निर्यात हेतु? मसालों के निर्यात हेतु। ठीक है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आगे बात करते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन सी है? ठीक है, तो देखिए, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिब्रम, या कॉर्नियन। वापस सुनो, तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन सी है? यदि आपने न्यूरॉन सेलेक्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन किसकी क्रियात्मक इकाई है? यह है आपकी वक्र की, जिसको आप क्या कहते हैं? किडनी। नेफ्रॉन किडनी की क्रियात्मक इकाई होगी। और सेरिब्रम जो है ये आपके प्रमस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? प्रमस्तिष्क का। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 10 सितंबर, 12 अगस्त, या 10 जनवरी। ठीक है, यदि आपने 10 जनवरी को टिक किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 14 सितंबर को जो मनाते हैं वो मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हिंदी दिवस। और 10 सितंबर को कुछ नहीं, 12 अगस्त को हम मनाते हैं विश्व युवा दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व युवा दिवस। आपका मेरे ख्याल से अगला सवाल यही होगा, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला ये आया आपके, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 14 अगस्त, 12 सितंबर, या 12 अगस्त। ठीक है, तो यदि आपने इसका उत्तर 12 जनवरी टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है।
12 अगस्त को मैंने जस्ट अभी आपको कौन सा बताया, विश्व युवा दिवस। कौन सा युवा दिवस, विश्व युवा दिवस। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। यदि आपने इसका उत्तर हाइड्रोजन टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नाइट्रोजन जो गैस है ये हमारे यानी पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जबकि आपके सवाल में आगे क्या दिया हुआ है, ब्रह्मांड। आगे क्या दिया हुआ है, ब्रह्मांड। थोड़ा सा जल्दबाजी ना करते हुए मेरे ख्याल से अगर आप सवाल को एक बार पढ़ लोगे तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये पाई जाती है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा, और यहाँ ब्रह्मांड का पूछ लिया तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का जो अनुपात है वो सूर्य पर कितना है, 3, और हीलियम गैस का कितना है, 1। 3:1। हाइड्रोजन और हीलियम गैस क्या होती है, ये पाई जाती है आपके सूर्य पर। ठीक है, ऑक्सीजन जो है ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर आने वाली सर्वाधिक गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड है ये चौथे नंबर पर आने वाली सर्वाधिक गैस है। अगला सवाल आपका, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी झील, यदि आपने कैस्पियन सागर झील को टिक किया तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। कैस्पियन सागर झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील तो है ही है, साथ में ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। खारे पानी की झील ये अपनी एक साथ 2 क्वालिटी रखती है। अब बात करते हैं थोड़ी एक एक झील की। सुपीरियर झील जो है ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, और ये क्या है, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। विक्टोरिया झील जो है ये आपके कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। और आपसे मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप बेकाल झील के बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी किस झील से निकलती है। विश्व की सबसे लंबी नदी किस झील से निकलती है। आपके ऑप्शन है नील नदी, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील या अमेजन नदी। ठीक है, यदि आपने इसका आंसर विक्टोरिया झील किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। यदि आपने इस सवाल को विश्व की सबसे लंबी नदी तक ही पढ़ा है तो आप 100% है कि आप नील नदी को टिक करके आओगे। ठीक है, तो जल्दबाजी ना करें, एक बार सवाल को पूरा मौका दें, समय आपको बराबर मिलता है आर्मी में। अच्छा देखो, इसमें नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी। और उसके बाद में ये निकलती कहाँ से है, ये निकलती है आपके विक्टोरिया झील से, जो कि कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन सुपीरियर झील का। मैंने आपको बता दिया ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अमेजन नदी जो है ये अपवाह क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे लंबी नदी है, या बड़ी नदी कह दो। अपवाह क्षेत्र यानी जैसी नील नदी बहती है तो वो इतने से इलाके में बहती है, मतलब पतली, जबकि अमेजन नदी जो है इसका अपवाह क्षेत्र यानी जो ये इलाका है ये वाला, ये इसका क्या है, सबसे बड़ा। इस कारण जो है ये नदी इसमें बड़ी मानी जाती है। ठीक है, आप जो है अमेजन नदी में पाए जाने वाले जो वन है उनके बारे में नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना। उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध का विजेता कौन था। आपके ऑप्शन है, सवाल वापस सुनो, पानीपत का द्वितीय युद्ध का विजेता कौन था, मोहम्मद गौरी, बाबर, अकबर या पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, यदि आपने इसका उत्तर अकबर टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। पानीपत का युद्ध देख लिया तो आप इसका आंसर बाबर टिक करके आओगे। अच्छा, जिस प्रकार तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में हुआ, और आप इन दोनों को ऑप्शन देखते ही पानीपत दिमाग से निकाल कर आपके दिमाग में क्या आ जाता है, तराइन का दूसरा युद्ध, जो कि कब हुआ था, 1191 ईस्वी में। यह है पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और किसके बीच में हुआ था, हेमू के। और इस युद्ध के दौरान अकबर कितने, मात्र 14 साल का था। ठीक है, तो इसका अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, अकबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये युद्ध हुआ कब था, ये युद्ध हुआ था आपका 1556 ईस्वी में। ठीक है, तो धन्यवाद। ये क्वेश्चन सीरीज जो है हर एक ऑप्शन के पीछे की स्टोरी भी चलती रहेगी। इससे क्या हो, जैसे आज जो है आपके मात्र 20 सवाल ही नहीं, तकरीबन 20 से 30 सवाल
सही हुए हैं, ठीक है। और 20 से 30 सवाल जो है, जैसे हर एक सवाल का साथ साथ में आपको आसपास की भी चीज़ें बताते गया, तो ये 20 सवाल से क्या हो गया, आपकी थोड़ी बहुत अच्छी सी तैयार हो जाएगी। और डेली जो है सवालों की संख्या बढ़ाते रहेंगे और इसमें आपके जो है सहयोग की आवश्यकता बिल्कुल बनी रहेगी। धन्यवाद।